हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी एजुकेशन पे। आज है 14 जून 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। ये जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हो, चाहे आर ओ की परीक्षा हो, पेट की परीक्षा हो, टेट सीटेट की परीक्षा हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे एग्ज़ाम्स, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन सभी एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यानी कि विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन है 11 जून, दूसरा ऑप्शन है 12 जून, तीसरा ऑप्शन है 9 जून और चौथा ऑप्शन है 13 जून। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 13 जून को विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि हर वर्ष 13 जून को विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना। यानी कि प्रत्येक वर्ष 13 जून को जो विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस है यह मनाया जाता है और इस दिवस मनाने का जो उद्देश्य होता है तो इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, और इसके मनाने का एक अन्य कारण है कि लोगों को इस बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान की जा सके। यानी कि देखा होगा कभी आपने एल्बिनिज्म होता क्या है, कि कभी आपने देखा होगा कि कोई जो बच्चे या कुछ जो पर्सन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनका जो रंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइट होता है, बाल से लगा करके उनकी जो पूरी बॉडी होती है बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद कलर की होती है, और धूप में जो उनको निकलते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो वही एल्बिनिज्म होता है। काफ़ी ज़्यादा वो गोरे रंग के होते हैं, बाल भी उनके वाइट कलर के होते हैं, तो यही एल्बिनिज्म होता है। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना ही इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। बात करते हैं कि अगर पहला एल्बिनिज्म दिवस कब मनाया गया था, तो पहला एल्बिनिज्म दिवस 13 जून 2014 को मनाया गया था। तो प्रत्येक वर्ष या 13 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया? यानी कि जो श्री पर्यटन वायु सेवा है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, इसका शुभारंभ या इसका प्रारंभ किसने किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोहन यादव, सेकंड ऑप्शन है शिवराज चौहान, थर्ड ऑप्शन है भूपेश बघेल, फोर्थ ऑप्शन है भगवंत मान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो मोहन यादव जी हैं, आप इनको जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। ये मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का प्रारंभ किया हुआ है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर्यटन गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बेहतर करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करेंगे। यानी कि इसका उद्देश्य क्या होगा, यानी कि जो गंतव्य होते हैं, पर्यटक स्थल जो होते हैं जहां पर घूमने टहलने के लिए जाया जाता है, तो उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर कैसे कर सके, यानी कि वहां तक कैसे आसानी से पहुंचा जा सके, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो वहां तक पहुंचने के लिए, इसके उद्देश्य से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। 13 जून को राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भोपाल से जबलपुर जाने वाली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। और 13 जून को जो मध्य प्रदेश में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ से भोपाल में है, भोपाल से जबलपुर जाने वाली जो फ्लाइट है उसका ये पहली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य केवल पर्यटक को बढ़ावा देना है, पर्यटन गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बेहतर करना है। तो इसका उद्घाटन, यानी कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया किसने है? मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव ने किया हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में, यानी कि हाल ही में कहां पर 7 दिवसीय रूसी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? यानी कि किस स्थान पर या कहां पर 7 दिवसीय रूसी कला प्रदर्शनी, यानी कि रूस की जो भी कलाएं होती हैं, वहां की जो भी कलाएं होती हैं, कल्चर्स जो होता है, उसकी प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सेकेंड ऑप्शन है भारत मंडपम, थर्ड ऑप्शन है ध्यान मंडपम, फोर्थ ऑप्शन है प्रगति मैदान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि दिल्ली में स्थित है, यहां पर 7 दिवसीय रूसी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी में, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जिसे IGNCA की ओर से 7 दिवसीय रूसी कला प्रदर्शनी के आयोजन का शुभारंभ किया गया। अगर बात करते हैं कि इस दौरान इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन वो किया किसने, तो इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वह रूसी संघ के दूतावास के मंत्री सलाहकार एवं मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने किया है। यानी कि जो ये प्रदर्शनी आयोजित की गई 7 दिवसीय रूसी कला प्रदर्शनी, इसका उद्घाटन किसने किया? रोमन बाबुश्किन ने किया, जो कि रूसी संघ के दूतावास के मंत्री सलाहकार हैं और इस मिशन के उप प्रमुख भी हैं। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 4th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वित्त मंत्री पद का कार्यभार संभाला है? यानी कि कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वित्त मंत्री पद का कार्यभार संभाला है? तो फर्स्ट ऑप्शन है श्रीमती निर्मला सीतारमण, सेकेंड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड ऑप्शन है चिराग पासवान, फोर्थ ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि श्रीमती जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने वित्त मंत्री का पद संभाला हुआ है, यानी कि इनको वित्त मंत्री का पद दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में ये वित्त मंत्री का पद संभाल रही हैं और इसके पहले भी जो मंत्रालय था उसमें भी ये वित्त मंत्री का ही कार्यभार संभालती थी। बात करते हैं अगर शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। और अगर बात करें कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो इस पर हमने एक बहुत ही डिटेल के साथ में वीडियो बनाई हुई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें फुल डिटेल के साथ हमने मंत्रालय का जो गठन हुआ है उसकी चर्चा की हुई है। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो हैं, इनको वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? यानी कि 15th G7 शिखर सम्मेलन जो है इसको कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकेंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहां पर? इटली में। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो विश्व के 7 शक्तिशाली देशों के समूह G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह इटली में किया जाएगा। यह सम्मेलन 14 जून को इटली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में भारत को एक आउटरीच देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है, यानी कि यह जो सम्मेलन हो रहा है इसमें भारत को भी एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसमें उपस्थित होने के लिए जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ये वहाँ पर जाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन में एज ए आउटरीच देश के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया है। तो यह सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? यह 14 जून को आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हुई हैं? यानी कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी हुई हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिमा सिंह, सेकेंड ऑप्शन है शिवांगी सिंह, थर्ड ऑप्शन है अनामिका सिंह, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजू जो हैं ये बनी हुई हैं, इनको नियुक्त किया गया है। बात करते हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजू भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं, जिनका पासिंग आउट परेड नौसेना वायु स्टेशन INS राजाली अरक्कोनम में रानीपेट जिले में आयोजित किया गया है। अगर बात करते हैं कि कौन बनी हुई हैं पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नौसेना की, तो नाम उनका सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। अगर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल की बात करें तो राजीव पेंढारकर जो हैं ये भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हैं, हाल ही में विलियम एंडरस का निधन हुआ, वे कौन थे? यानी कि विलियम एंडरस का भी हाल ही में निधन हो गया है। एक दुर्घटनाग्रस्त इनका प्लेन जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसी में इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है लेखक, सेकेंड ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री, थर्ड ऑप्शन है पत्रकार, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये अंतरिक्ष यात्री थे, यानी कि विलियम एंडरस जो थे ये अंतरिक्ष यात्री थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्री, और ये किसके अंतरिक्ष यात्री थे? अपोलो 8 के।
अपोलो 8 के अंतरिक्ष यात्री और सेवानिवृत्त मेजर जनरल विलियम एंडर्स की 90 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, जब उनका विमान वाशिंगटन राज्य में सैन जुआन द्वीप के पास पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यानी कि इनका जो विमान था ये वाशिंगटन राज्य में एक द्वीप है सैन जुआन द्वीप, उसी के पास पानी में इनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जो विलियम एंडर्स है इनका निधन हो गया है। बात करते हैं कि दिसंबर 1968 में चंद्रमा के मिशन के दौरान एंडर्स अपोलो 8 क्रू के सदस्य थे। यानी कि जब 1968 में चंद्र मिशन किया गया था तो जिसके द्वारा जो अपोलो 8 भेजा गया था तो उसमें उस क्रू मेंबर के सदस्य थे और उन्हें चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की तस्वीर लेने के लिए जाना जाता है। यानी कि इन्होंने चंद्रमा की सतह से पृथ्वी की तस्वीर खींची थी जिसे अर्थराइज कहा जाता था, जिसे अर्थराइज कहा गया था। तो ये अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है विलियम एंडर्स का, और ये अंतरिक्ष यात्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हैं। तो हाल ही में भारत की एग्जिम बैंक ने कहाँ अपना कार्यालय खोला है? यानी कि जो भारत की एग्जिम बैंक है इसने अपना हेडक्वार्टर कहाँ यानी कि कार्यालय कहाँ पर खोला हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बीजिंग, सेकंड ऑप्शन है हरारे, थर्ड ऑप्शन है नैरोबी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि भारत की जो एग्जिम बैंक है इसने नैरोबी में अपना कार्यालय खोला हुआ है। यानी कि नया कार्यालय कहाँ खोला हुआ है? नैरोबी में। भारतीय निर्यात आयात बैंक जिसे इंडिया एग्जिम बैंक कहती हैं, इसने केन्या के नैरोबी में अपने पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है। यानी कि केन्या के नैरोबी जो शहर है वहाँ पर इन्होंने एग्जिम बैंक का एक कार्यालय का उद्घाटन किया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संसाधन समृद्ध और जनसांख्यिकी रूप से युवा पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में भारत के व्यापार पदचिह्न का विस्तार करना तथा भारत केन्या और व्यापक पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाना। यानी कि जो एग्जिम बैंक का जो कार्यालय है इसको नैरोबी में खोला गया है तो इसका उद्देश्य है कि जो पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप, उसके साथ में भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं ये कैसे सुदृढ़ हों, कैसे मजबूत हों और किस प्रकार से ये अपने व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा दे सके और इनको अत्यधिक से अत्यधिक मजबूती प्रदान कर सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी कि जो मोटो जीपी इंडिया एक ये रेस होती है, फार्मूला रेस होती है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा 2025 में? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपी स्पेशल की तैयारी करते हैं उनके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटो जीपी इवेंट के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा किया है, क्योंकि इससे 2025 से 2029 तक नोएडा शहर द्वारा आयोजित किया जाएगा। यानी कि 2025 से लेकर के 2029 तक जो मोटो जीपी इवेंट है ये नोएडा शहर में आयोजित किया जाएगा। पहले यह इवेंट जो है वो 2024 में ही होना था, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब ये कब होगा? 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम और लास्ट प्रश्न है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति का निधन विमान दुर्घटना में हो गया है? यानी कि अभी विमान दुर्घटना हुई जिसमें किस देश के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका निधन हो गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मलावी, सेकंड ऑप्शन है मलेशिया, थर्ड ऑप्शन है केन्या और फोर्थ ऑप्शन है नामीबिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मलावी देश के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका अभी विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मलावी के उपराष्ट्रपति जिनका नाम सैलोस चिलिमा है और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों की जो मृत्यु है या निधन है उस समय पर हो गया जब वे विमान में यात्रा कर रहे थे और इनका यह जो विमान है वह चिकनगावा पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ तो चिकनगावा जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर इनका जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सैलोस चिलिमा जो कि मलावी के उपराष्ट्रपति हैं और उनकी पत्नी तथा अन्य जो 9 अन्य सदस्य थे उनका निधन हो गया है। बात करते हैं अगर मलावी की, तो मलावी के राष्ट्रपति हैं लाजरस चकवेरा, ये मलावी के राष्ट्रपति हैं और मलावी की राजधानी है लिलोंगवे,
ये मलावी की राजधानी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रपति और राजधानी, क्योंकि जो एसएससी के एग्ज़ाम हो गया या यूपी ट्रिपल एससी में जो पिट का एग्ज़ाम हो गया, इसमें विभिन्न जो देश होते हैं उनकी मुद्राएं, उनकी राजधानी और राष्ट्रपति जो होते हैं वो जरूर पूछ ले जाते हैं। खासकर जो पिट का पिछला वाला एग्ज़ाम था उसमें भी कई सारे ऐसे ही देश की राजधानियाँ पूछी गई थी। तो आप इन पर भी अधिक से अधिक फोकस कीजिए, राजधानियों को भी। इसीलिए मैं अलग से पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं, ताकि आप इनको अच्छे से ध्यान करते रहें, रिवीजन करते रहें, और किसी भी प्रकार के अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो कोई भी पॉइंट आपसे छूटने ना पाए। तो ये थे आज के मोस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जिनको हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता के साथ में समझने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको समझाया गया है। तो अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।